मैथ शुरू होगा तो फिर मैथ पे चलेगा, काहे टेंशन लेता हो। अभी फ़िलहाल आर्हेनियस के हिसाब से अम्ल उसे कहते हैं वे सभी पदार्थ जिसे पानी में घोलने पर H+ आयन मिलता है। वे सभी पदार्थ जिसे पानी में घोलने पर H+ आयन मिलता है अम्ल कहलाता है। वे सभी पदार्थ जिसे पानी में घोलने पर OH- आयन मिलता है वो बेस कहलाता है, हाँ क्षारक कहलाता है। देखो जब तक उधर चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, तब तक उधर रिपीट कर रहे थे, अब होकर कोई जिक्र नहीं होगा। अब चलेगा अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल क्या होता है, तो जो स्वाद में, वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहा जाता है। तो क्षारक किसे कहते हैं, वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है उसे क्षारक कहते हैं। लवण किसे कहते हैं, वे सभी पदार्थ जो स्वाद में नमकीन होता है उसे लवण कहते हैं। उसके बाद होता है कि तो स्वाद, अब कितना चखते रहेंगे, तो कोई कॉन्सेप्ट होगा ना जिसके आधार पे समझते होंगे। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट 3 गो है लेकिन यहाँ पे आर्हेनियस है। आर्हेनियस के हिसाब से वे सभी पदार्थ जिसे पानी में घोलने पर H+ आयन मिलता है। आर्हेनियस के हिसाब से, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के आधार पे वे सभी पदार्थ जिसे पानी में घोलने पर, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के आधार पे वे सभी पदार्थ जिसे पानी में घोलने पर H+ आयन मिलता है वो अम्ल कहलाता है। तो फिर क्षारक किसे कहते हैं, आर्हेनियस के हिसाब से वे सभी पदार्थ जिसे पानी में घोलने पर OH- आयन मिलता है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के आधार पे वे सभी पदार्थ जिसे पानी में घोलने पर OH- आयन मिलता है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के आधार पे वे सभी पदार्थ जिसे पानी में घोलने पर OH- आयन मिलता है उसे क्षारक कहते हैं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के आधार पर वे सभी पदार्थ जिसे पानी में घोलने पर OH- आयन मिलता है। आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार वे सभी पदार्थ, आर्हेनियस के अनुसार वे सभी पदार्थ जिसे पानी में घोलने पर OH- आयन मिलता है। देखो हमेशा यादें करे हुए ले किए हैं, थोड़ा लग रहा है तुमको काहे देख रहे हैं, क्योंकि तू बोलिए न रहे हो। आर्हेनियस के अनुसार वे सभी पदार्थ जिसे पानी में घोलने पर OH- आयन, OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, OH को। आर्हेनियस के अनुसार वे सभी पदार्थ जिसे पानी में घोलने पर OH- आयन मिलता है उसे क्षारक कहते हैं। तो अम्ल किसे कहते हैं, आर्हेनियस के अनुसार वे सभी पदार्थ जिसे पानी में घोलने पर H+, अम्ल बोलेंगे तो H+, और क्षारक बोलेंगे तो OH-। अच्छा, क्षारक और क्षार में अंतर क्या है, क्षारक जो है वो सूखा भी हो सकता है और पानी में घोला हुआ भी हो सकता है। हाँ, क्षारक जो है वो सूखा भी हो सकता है और पानी में घुला हुआ भी हो सकता है, पानी में घुलनशील भी हो सकता है। लेकिन अगर क्षार बोलेंगे तो सूखा नहीं बोल रहे हैं, 100% है कि वो पानी में घुला हुआ रहेगा। तो क्षार और क्षारक में अंतर क्या है, क्षार पानी में घुलनशील होता है, क्षार पानी में घुलनशील होता है, जबकि क्षारक घुलनशील भी हो सकता है और सूखा भी हो सकता है। तो क्षार और क्षारक में यही अंतर है कि क्षारक जो है, बेस जो है वो पानी में घुलनशील भी होता है और सूखा भी होता है, लेकिन जो क्षार होता है वो हर हालत पानी में घुलनशील होता है। अब आ गया कि अम्ल और क्षार की बात कर रहे हैं, तो उसके स्ट्रेंथ के आधार पे 2 तरह के हैं, अम्ल और क्षार 2 तरह के, अम्ल या क्षार। अम्ल की बात करें तो प्रबल अम्ल या प्रबल अम्ल बोले या प्रबल क्षारक बोले, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। उसी तरह से वीक एसिड या वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं, तो वैसा एसिड या वैसा बेस जिसे पानी में घोलने पर वह पूरी तरह से आयंस में टूट जाता है। वैसा एसिड या वैसा बेस जिसे पानी में घोलने पर वह पूरी तरह से आयंस में टूट जाता है उसे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। तो वीक एसिड या वीक बेस किसे कहते हैं, वैसा एसिड या वैसा बेस जिसे पानी में घोलने पर वह पूरी तरह से आयंस में नहीं टूटता है उसे वीक एसिड या वीक बेस कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिखना है, वो एग्जांपल लिख लो। स्ट्रॉन्ग एसिड, इस तरह से कुछ एग्जांपल्स लिख लेना, तब आगे बढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड, एक ही 2 गो लिखना है लेकिन लिख लेना, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह से वीक एसिड, इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस, इसी तरह से वीक बेस के कुछ एग्जांपल्स लिख दीजिएगा। कुछ ही एग्जांपल्स लिखना ही नहीं कि बहुत ज़्यादा दम भर देना एग्जांपल लिख लिख के। 1-2 गो जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना है।
लिखें स्ट्रॉन्ग एसिड में, तो ऐसे तो उस दिन लिखाए थे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड लगभग ऐसे ही बता दिए थे, आज लिखा देते हैं, एक दो को ही लिखना, ज़्यादा नहीं। जैसे लिख लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के फार्मूला बोलते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा नंबर में, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? फॉस्फोरिक एसिड, फार्मूला H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। हो गया। और एक आगो, कैसे तो उतना लिस्ट लिखाना, तो हम देख के लिखा देते हैं। हाँ, कार्बोनिक एसिड भी कह सकते हैं, कार्बोनिक एसिड भी कह सकते हैं, फार्मूला सहित से बोल दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि उतना नहीं याद रखना, एक दो को याद रखना। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड हो गया और फॉस्फोरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक के फार्मूला इसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। HCl भी कह सकते हैं, HCl वीक है लेकिन उतना भी वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग में आएगा वो, उतना भी वीक नहीं है, HCl हो जाएगा। अब गूगल पे सर्च करोगे तो पूरा लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग को लिखते लिखते याद होता है। जैसे कि उसके बाद वीक एसिड आ जाइए, उतना के रटता है। देखो समय के साथ तुमको समझ में आ जाएगा कौन कौन स्ट्रॉन्ग है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, H2SO4 लिख लीजिएगा जो आपके लिए ज़रूरी है, सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा नंबर में HCl भी लिख लीजिएगा, वो भी ज़रूरी है। और तीसरा नंबर में एगो नाइट्रिक एसिड, तो कहेंगे ये कहीं बार H+ देता है, फिर भी स्ट्रॉन्ग में गिनती होगा। और दो को जो देता है वो स्ट्रॉन्ग और वीक, ध्यान से एक बार मिला देते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग में एग्जांपल लिख लीजिएगा। क्या क्या लिखें? HCl, H2SO4, HNO3। और वीक के एग्जांपल, वीक एसिड के एसिटिक एसिड, एसिटिक नाम ही लिखिए ना, फिर तो फार्मूला हम लिख देंगे। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस H2SO3 सल्फ्यूरस है, सल्फ्यूरस एसिड। और कार्बोनिक एसिड भी वीक है, कार्बोनिक वहाँ से काटोगे, स्ट्रॉन्ग में नहीं होगा, कार्बोनिक वीक में होगा। क्यों होगा जो समझाएंगे। लगता तो है कि H2 दो बार मिलेगा हाइड्रोजन आंसर, लेकिन नहीं मिलता है, बताएंगे क्यों, तो हम समझाएंगे कभी कैसा का है। कार्बोनिक एसिड, स्ट्रॉन्ग कौन कौन लिखें? स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल बताइए। HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3। ज़्यादा नहीं, बस 2-3 को एग्जांपल याद होना चाहिए आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद हो गया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये हो गया नाइट्रिक एसिड। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। और भी पूरा लिस्ट है, आप जाइए गूगल पे सर्च कर लीजिए, ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ज़रूरत एक दो को याद होना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम में आ गया
कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं कि वैसा अम्ल जिसे पानी में घोलने पर वह पूरी तरह से आयंस में टूट जाता है। तो पूरी तरह से आयंस में टूट जाता है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल याद होना चाहिए, H2SO4 है, HCl है, HNO3 है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल कम से कम 2-3 को पता होना चाहिए। H2SO4, HCl, HNO3। अब इसको रट्टा नहीं मारना, लेकिन कम से कम ऐसा भी नहीं कि एकदम बोल लेने हैं। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये तीनों के तीनों किसका एग्जाम्पल है? स्ट्रॉन्ग एसिड के। वीक एसिड में अगर बात करें तो वीक एसिड सोडियम सुधार देते हैं। जो हम कार्बोनिक एसिड बोले ना H2CO3, वो वीक में आ जाएगा। क्यों? यहाँ से तो 2 H+ लगता है लेकिन मिलता नहीं है। क्यों? वो H+ यहाँ से रिलीज नहीं कहा होता। इसका कारण वो बताएंगे। कारण लग तो रहा है कि 2 H+ मिलना चाहिए था, टूटता भी है, लेकिन 2 H+ मिलता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक के अगर डेफिनेशन समझो तो स्ट्रॉन्ग एसिड के मतलब है, मान लेते हैं कि हम लिए 1 लीटर एसिड, मान लेते हैं 1 लीटर एसिड लिए, 1 लीटर एसिड लिए मान लिए, और इसको पानी में घोल दिए। भले 5 लीटर पानी है, और अगर 1 लीटर एसिड जो है पूरी तरह से टूट गया, सब के सब टूट गया, सब टूट गया मतलब सब में से H+ बाहर निकल गया, तो बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है। और वीक एसिड अगर लेते हैं, जैसे वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड, तो 1 लीटर एसिड लिए, लेकिन पता चला कि 1 लीटर में से, ठीक है, 1 लीटर में से 900 मिलीलीटर टूटा, मान लो, या समझो 800 मिलीलीटर टूटा, या समझो 700 मिलीलीटर एसिड टूट गया। और जो भी 700 मिलीलीटर एसिड टूटा उसमें से H+, जैसे अगर ये को टूटेगा तो H+ कई बार देगा? 2 बार। फिर 2 को टूटेगा तो H+ फिर कई बार देगा? फिर 2 बार। फिर टूटेगा तो H+ कई बार देगा? 2। मतलब ये जितना बार टूटेगा तो H+ आयन कई बार देगा? डबल। लेकिन सच्चाई तो ये है कि 1 लीटर लिए हैं और उसमें से मात्र टूटवे किया है कितना? 500 मिलीलीटर। अब बाकी 500 मिलीलीटर पानी में जस के तस पड़ल है, टूटवे नहीं किया। अगर 1 मॉलिक्यूल टूटता है तो ये देता कै गो H+ है? 2 गो। 1 मॉलिक्यूल टूटेगा तो देगा H+ आयन कै गो? 2 गो। लेकिन टूटेगा तब, और अगर ये टूटिए नहीं रहा है, जैसे लिए थे 1 लीटर और टूटा है मात्र कितना? 500 मिलीलीटर, तो बाकी तो 500 मिलीलीटर ऐसे ही रह गया, यानी कि आधा है आयंस में टूट गया, आधा एसिड आयंस में टूट गया और आधा एसिड वैसे ही रह गया, इसलिए बोलेंगे वीक एसिड है। तो EH2 के पीछे नहीं जाना है, बताएंगे काहे जाना है, समझाएंगे। आगे बोलो। फिलहाल एक और एग्जांपल, एसिटिक एसिड की अगर बात करें तो CH3COOH, ये एसिटिक एसिड हो गया, रटना नहीं है, टाइम के साथ याद हो जाता है। फॉर्मिक एसिड की बात करें तो HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड हो गया। तो 3 गो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल और 3 गो वीक एसिड के एग्जांपल याद रखेगा। स्ट्रॉन्ग बेस में लिखो, स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ बोलो। हाँ, एक सल्फ्यूरस एसिड, वो होता है H2SO4 न 3, H2SO4 अगर बोल दीजिएगा ना तो फिर हो जाएगा ये कौन से एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, जबकि वाला कौन से एसिड है? सल्फ्यूरस एसिड है। सल्फ्यूरस वो स्ट्रॉन्ग है और ये वाला वीक है। स्ट्रॉन्ग बेस में लिखो। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन होगा? स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, लिखने नहीं आता है तुम लोग को, ऐसे बोल देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और हाइड्रोक्साइड माने OH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब K और OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यह स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों? बेस किसे कहते हैं? जो OH- आयन देता है, जो OH- आयन देता है, और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन अपना देने के लिए तड़फड़ रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ले ले। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देवेले तैयार रहता है, जैसे पोटेशियम भी 1 इलेक्ट्रॉन देवेले तैयार रहता है। तो OH- के मतलब है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया? कौन है जो इस पे नेगेटिव चार्ज दिया? सोडियम। इसको कौन है जो नेगेटिव चार्ज दिया है? पोटेशियम। और सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए तुरंत दे देता है कि एगो है, ये है, जितना जल्दी बोझ ले लो। तो ये सब हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव बड़ी जल्दी आ जाता है।
किसके वजह से बहुत जल्दी आ जाता है नेगेटिव चार्ज? सोडियम चाहवे करता है इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, हम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्लस में। हम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्लस में। तो ये दोनों एग्जांपल हो गया स्ट्रॉन्ग बेस के। वीक बेस में आते हैं। वीक बेस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सॉरी, एग्जांपल वीक बेस के एग्जांपल। वीक बेस के एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर नहीं लिख पाते तो यहाँ देखो, अमोनियम यानी NH4, NH3 जो है वो अमोनियम नहीं है, NH3 जो होगा वो क्या होगा? अमोनिया। NH3 अमोनिया, NH3 अमोनिया है और NH4 क्या है? अमोनियम। अमोनियम इसका वैलेंसी 1 होता है और हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक साथ है, हम दूर दूर समझाने के लिए लिखें। उसके बाद कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, यहाँ ध्यान देना कि कैल्शियम के वैलेंसी कितना? 2, तो यहाँ 2 चिपका दो। उसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम के वैलेंसी कितना? 2, तो यहाँ पे 2 चिपका दीजिए। ये तीनों जो एग्जांपल लिए हैं ये वीक बेस के हैं। वीक बेस के क्योंकि कैल्शियम के वैलेंसी कितना होता है? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। इसको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, कई इलेक्ट्रॉन चाहिए? एगो अगर कोई देता है तो तुरंत नेगेटिव चार्ज आएगा। 2 गो वाला में थोड़ा दिक्कत होता है। तो बेस है लेकिन वीक बेस है। तुमको सिर्फ एग्जांपल याद रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड के का कोई एग्जांपल बोलो। एगो भी एग्जांपल बताइए जो स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में आप जानते हैं। H2SO4, दूसरा HCl, और बोलो तो नाइट्रिक एसिड। इसको बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल बोलिए तो हम 3-4 बार रिपीट कर देते हैं, आपको सुन के याद हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। H2SO4 को ही बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। उसी तरह से वीक एसिड के एग्जांपल बताए तो H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड या कार्बोनिक अम्ल, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये वाला हो गया फॉर्मिक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। H2SO4 अगर रहेगा ना 4 तो सल्फ्यूरिक, और अगर 3 है तो सल्फ्यूरस। ये सल्फ्यूरस एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन हो गया? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड की बात करो, वीक एसिड कौन कौन है? कार्बोनिक एसिड HCO3, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और कौन? एसिटिक एसिड बोले हैं, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और ये वाला सल्फ्यूरस एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस के बारे में बतलाओ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा तीनों, ठीक है? ये तीनों याद रखना है। अगर नहीं याद होता है तो 2-3 बार रिपीट कर लो, रट लो। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड के एग्जांपल कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस के एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम। आगे लिखते हैं कि आप एसिड और बेस को पहचानेंगे कैसे, अम्ल और क्षार को पहचानेंगे कैसे, अम्ल और क्षार को पहचानेंगे हम कैसे। ये तो बोले कि अम्ल है या क्षारक है तो पहचानेंगे कैसे? लिखना नहीं है, ये नहीं कि लिखे लगो कि कैसे पहचानेंगे, तुरंत पहचानेंगे कैसे? पूछ रहे हैं तुमसे
कि अम्ल और क्षार को पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने के लिए एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, और जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं सूचक, यानी कि इंडिकेटर्स। जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो हो जाएगा इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर्स क्या है, तो लिखो इंडिकेटर्स क्या होता है। इंडिकेटर्स वैसे पदार्थ जो एसिड तथा बेस के संपर्क में आने पर, अच्छा एसिड को हिंदी में लिखिएगा अम्ल। वैसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षारक के संपर्क में आने पर, वैसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षारक के संपर्क में आने पर उसके रंग या गंध में परिवर्तन आ जाता है। वैसे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर, वैसे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर उसके रंग या गंध में परिवर्तन आ जाता है। वैसे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर उसके रंग या गंध में परिवर्तन आ जाता है। वैसे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर उसके रंग और गंध में परिवर्तन आ जाता है, उसे सूचक कहते हैं। उसे सूचक कहते हैं। लिखा गया, फिर से बोल देते हैं जिससे कि तुम लोग को दिक्कत नहीं हो बोलने में। वैसे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर उसके रंग या गंध में परिवर्तन आ जाता है। वैसे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर उसके रंग या गंध में परिवर्तन आ जाता है। वैसे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर उसके रंग या गंध में परिवर्तन आ जाता है। तू जब तक लिखते रहेगा तब तक हम बोलते रहेंगे कि वैसे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर उसके रंग या गंध में परिवर्तन आ जाता है। इसका मतलब है कि सूचक भी दो तरह के हो गया। इसका मतलब हो गया कि इंडिकेटर्स भी दो तरह के हो गया। एगो तो बोल रहे हैं कि रंग में परिवर्तन आ जाएगा और गंध में परिवर्तन आ जाएगा। हम बोल रहे हैं कि वैसे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर, अम्ल माने एसिड और क्षारक माने बेस, तो वैसे पदार्थ जो एसिड या बेस के संपर्क में आने पर उसके रंग में परिवर्तन आ जाए या गंध में परिवर्तन आ जाए। इसका मतलब है कि इंडिकेटर्स भी दो तरह के होता होगा। एगो होता होगा रंग सूचक, तो एगो होता होगा गंध सूचक। यानी इंडिकेटर्स को हम दो भागों में बांट दिए, एगो के बोल दिए रंग सूचक और एगो के बोल दिए गंध सूचक। तो लिखेंगे इंडिकेटर्स भी दो तरह के होते हैं, मतलब सूचक को भी दो वर्गों में बांटा गया है, या सूचक को दो भागों में बांटा गया, या सूचक दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स भी दो तरह के होते हैं। सूचक को दो भागों में बांटा गया। इंडिकेटर्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला रंग सूचक, तो दूसरा गंध सूचक। एक होगा रंग सूचक और दूसरा होगा गंध सूचक। हो गया। अगर इंग्लिश में लिखोगे तो रंग सूचक को बोलेंगे कलर इंडिकेटर्स। कलर CLOR, कलर इंडिकेटर्स, कलर इंडिकेटर्स। तो गंध सूचक को बोलेंगे स्मेल इंडिकेटर्स। स्मेल इंडिकेटर्स। सूचक दो तरह के हो गया, रंग सूचक और गंध सूचक। रंग सूचक और गंध सूचक। रंग सूचक अगर डेफिनेशन बोले तो कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। वैसे ही गंध सूचक बोलोगे कि वैसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षारक के संपर्क में आने पर उसके गंध में परिवर्तन आ जाता है। सिर्फ सूचक की अगर बात करें कि सिर्फ इंडिकेटर्स बताइए, तो वैसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षारक के संपर्क में आने पर उसके रंग में या गंध में परिवर्तन आ जाता है।
या तो रंग में परिवर्तन आ जाए या तो गंध में परिवर्तन आ जाए तो कहलाएगा सूचक। लेकिन अगर सेपरेटली बोले कि रंग सूचक के बारे में बताइए तो लिखना होगा, लिखिए लीजिए, लिखना क्या होगा, लिखिए लीजिए, रंग सूचक लिख ही लो। रंग सूचक किसे कहते हैं? रंग सूचक देके डैश। कलर इंडिकेटर्स क्या होता है? कलर इंडिकेटर्स क्वेश्चन लिखिएगा। वैसे पदार्थ या वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षारक के संपर्क में आने पर, वैसे पदार्थ या वे पदार्थ, वैसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षारक के संपर्क में आने पर, वे पदार्थ या वैसे पदार्थ, वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षारक के संपर्क में आने पर, वे पदार्थ या वैसे पदार्थ, जो भी आप लिखिए, वे पदार्थ या वैसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षारक के संपर्क में आने पर, वे पदार्थ या वैसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षारक के संपर्क में आने पर उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। वे पदार्थ या वैसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार के संपर्क में आने पर, वे पदार्थ या वैसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षारक, क्षारक बोलिए या क्षार बोलिए, लगभग दोनों एक ही चीज़ है, अंतर समझाइए दिए। वे पदार्थ या वैसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षारक के संपर्क में आने पर जिसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षारक के संपर्क में आने पर उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है, उसे रंग सूचक कहते हैं, उसे रंग सूचक कहते हैं। वे पदार्थ या वैसे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। वे पदार्थ या वैसे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है, उसे रंग सूचक कहते हैं, उसे कलर इंडिकेटर्स कहते हैं। इसमें भी कुछ होगा एग्जाम्पल्स, इसमें एग्जाम्पल आता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें कि इसमें कौन कौन आएगा, तो सबसे फेमस अगर बोले ना, सबसे फेमस जो एग्जामिनर के लिए रट्टा मारल है, एग्जाम वही रट लेता है, लिटमस, लिटमस पत्र या लिटमस पेपर, एकदम रटले है कि ये वाला भाई होगा लिटमस पेपर। यही नहीं है, और भी एग्जाम्पल्स है, वो आप अपने समझ जाएगा कौन है। जैसे कि गंध सूचक, तो गंध सूचक में भी वैसी कुछ के गंध बदल जाता है। जैसे कि लौंग का तेल, लौंग का तेल ये अम्ल या क्षार के किसी के भी संपर्क में आएगा। अब किसके संपर्क में आएगा वो पर्टिकुलरली आपको याद रखना होगा या एक्सपेरिमेंट करना होगा। उसी तरह से प्याज का रस, प्याज का रस भी अगर बात करें तो अम्ल या क्षार के संपर्क में जब आता है तो शायद इसका अपना जो होता है ना, अपना गुण या जो कहते हैं इसका जो अपना एक तरह का स्मेल होता है या गंध होता है, वो गंध गायब हो जाता है। जैसे प्याज है और मान लो इसको कोई भून दिया किसमें, करेला में मिला दिया, तो मेरे हिसाब से वो प्याज का जो करेला में मेल मिलाप हुआ न, प्याज का अपना गुण खत्म, प्याज का अपना गंध खत्म। लेकिन यही प्याज को अगर प्याज करेला अगर मिलेगा तो कहानी खत्म। लेकिन अगर प्याज को कोई नींबू में मिला दे, अरे तो इसका गंध खत्म थोड़ा होता है। सलाद में हम लोग जानते हैं कि सलाद में प्याज और नींबू का इस्तेमाल होता है, तो अगर प्याज के रस में नींबू मिलाइएगा तो प्याज का गंध नहीं उड़ेगा। इसका मतलब है कि प्याज में किसी पदार्थ को डालें और उसका गंध खत्म हो गया। किसका गंध खत्म हो गया? प्याज का। तो समझ जाना है क्यों क्या है, बेस है। करेला मतलब क्या, बेस है। और अगर किसी पदार्थ को हम प्याज के रस में मिलाएं और उसका गंध नहीं गया, मतलब वो क्या है, एसिड। एसिड नहीं, साथ साथ हम इसको सॉल्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट के संपर्क में आने पर भी उसका स्वाद उड़ता उड़ता, ये तो फिर पता चला कि नमक मिलाएं या प्याज के स्वादे गया, तो दोनों में नहीं उड़ता। यानी कि प्याज का रस अगर बात करें तो किस चीज़ को चेक कर सकता है, मतलब किसके लिए यूज किया जाता है, कि ज़्यादा अच्छा बेस के लिए है कि एसिड के लिए। अरे एसिड के लिए तो पता नहीं चलेगा। जैसे कि प्याज के रस में किसी पदार्थ को घोले और मान लो कि उसका गंध नहीं गया, तो गंध नहीं गया तो क्या बोलेंगे कि एसिड है। हो सकता है वो सॉल्ट भी हो सकता है, एसिड या तो सॉल्ट। तो एसिड या सॉल्ट को चेक करने के लिए प्याज का रस अच्छा नहीं, ये किसके लिए अच्छा है, बेस के लिए। बेस के बारे में तुरंत बता देगा। अगर उसका स्वाद उड़ गया, उसका गंध खत्म हो गया, मतलब तुरंत बोल देंगे क्या है, बेस है। उसी तरह से उधर देखो, जब बोल रहे हैं लिटमस पेपर, अब लिटमस पेपर भी आगे जाके पढ़ोगे कि दो तरह के होता है। एगो रेड होता है,
रेड लिटमस पेपर और एगो ब्लू होता है। हिंदिया में काहे ने आप लिखे सर? जानबूझ के, हम बताएंगे। हिंदी काहे लिखे? जानबूझ के हम बताते हैं। हिंदी नहीं लिखे हिंदिया में, तो चलो भाई रेड माने लाल लिटमस पेपर और ब्लू माने नीला। जब हम समझाएंगे ना तो इसका ब्लू उठा लेंगे और इसका लाल उठा लेंगे, तो लिटमस पेपर हो गया। और भी होता है फेनोफ्थेलिन, फेनोफ्थेलिन, फेनोफ्थेलिन हिंदी लिखें, ये क्या लिखा? फेनोफ्थेलिन, फेनोफ्थेलिन कैसे लिखा था? फेनोफ्थेलिन लिखुल तो नहीं आता हिंदी में, हाँ इंग्लिश में लिख देते हैं फेनोफ्थेलिन, PHE फेनोफ्थेलिन, इंग्लिश में लिख देते हैं फेनोफ्थेलिन। फेनोफ्थेलिन हो गया, इसका भी रंग बदल जाता है। और भी एक होता है तो क्या बोलते हैं? ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। एक होता है मिथाइल ऑरेंज, हिंदिया में तो नहीं लिख लेना मिथाइल ऑरेंज, हम हिंदी में थोड़ा गड़बड़ा जाएंगे। मिथाइल ऑरेंज, ये सब किसके अंतर्गत में आ जाएगा? रंग सूचक। और ये सब किसके अंतर्गत में आ जाएगा? गंध सूचक। तो रंग सूचक किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर जिसका रंग बदल जाता है उसे रंग सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल लिख लीजिए लिटमस पेपर। एग्जाम्पल में लिटमस पेपर, लिटमस पेपर दो हिस्सा में बांट देना, लाल लिटमस और नीला लिटमस, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। एग्जाम्पल लिखना, उतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो दिमाग में। एग्जाम्पल में लिटमस पेपर लिख दीजिए। लिटमस पेपर को दो कैटेगरी में बांट दीजिए, रेड लिटमस और नीला मतलब ब्लू लिटमस। हिंदी में बोले तो लाल लिटमस पेपर, इसे पेपर नहीं बोलते, पत्र बोलते हैं। लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र। उसी तरह से फेनोफ्थेलिन और फिर मिथाइल ऑरेंज, इस सब के सब किसका एग्जाम्पल है? हाँ मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को हिंदी में भी मिथाइल ऑरेंज। अब कोई गलती से ऐसे मत लिखना कि मिथाइल और ऑरेंज मने नारंगी, ये सब करो मत करना। केमिस्ट्री में इसे नहीं चलता है, केमिस्ट्री में जो होता है नाम होता है। हम इंग्लिश में भले लिखे हैं, ठीक है, मानते हैं कि लिपि इंग्लिश है, लेकिन लैंग्वेज इसका हिंदी भी यही होगा, मिथाइल ऑरेंज। ये सब रंग सूचक हो गया। गंध सूचक में आते हैं कि गंध सूचक क्या होता है? कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर, मतलब एसिड या बेस, वैसे पदार्थ जो एसिड या बेस के संपर्क में आने पर, वैसे पदार्थ जो एसिड या बेस के संपर्क में आने पर, वैसे पदार्थ जो एसिड या बेस के संपर्क में आने पर जिसका गंध बदल जाता है या गंध में परिवर्तन आ जाता है, वैसे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर जिसके गंध में परिवर्तन आ जाता है, वैसे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर जिसके गंध में परिवर्तन आ जाता है, वैसे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर जिसके गंध में परिवर्तन आ जाता है, वैसे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर जिसके गंध में परिवर्तन आ जाता है, वैसे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर जिसके गंध में परिवर्तन आ जाता है उसे गंध सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल लौंग का तेल, प्याज का रस, और भी जैसे मिलेगा, लेकिन हम कम से कम 2 एग्जाम्पल लिख लेते हैं भाई, लौंग का रस और प्याज का तेल। अच्छा, लौंग का तेल था, प्याज का रस। हो गया। अब सबको एक एक करके पढ़ना है कि समझ में तो आ गया कि कौन भाई गंध सूचक है और कौन रंग सूचक है। अब रंग सूचक में एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे रेड लिटमस पेपर, एक एक करके। रेड लिटमस पेपर देके डैश, लाल लिटमस पत्र डैश, रेड लिटमस पेपर यानी कि लाल लिटमस पेपर,
change to red. हो गया। सबसे पहले क्या लिखे? अब इसको ऐसे रट के थोड़ा याद होगा, समझे पड़ेगा, समझना होगा। सब मिटाते हैं क्योंकि रटे में तो कन्फ्यूजन है। देखो, मान लेते हैं कि रेड किन बात कर रहे हैं, रेड लिटमस पेपर लिए और इसमें कोई सब्सटेंस घोले, पता नहीं कोई सब्सटेंस होगा, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, और रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट हो गया किस में? ब्लू में। तो ये जो सब्सटेंस होगा ये क्या होगा? जो भी सब्सटेंस होगा उसका बात करेंगे। अब मान लेते हैं कि ब्लू है, ब्लू लिटमस पेपर है और इसमें कोई सब्सटेंस घोले। अब ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो गया रेड में, तो क्या है? तो ऐसे तो रटे की चीज़ है, रट लो, लेकिन फिर भी कितना दिन तक रट के याद रखोगे? मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सब्सटेंस, रेड लिटमस पेपर पहले था, पहले रेड था, रेड लिटमस, यहाँ पे ब्लू लिटमस, लेकिन जैसे ही कोई सब्सटेंस इसमें मिलाएं, कोई सब्सटेंस, वो कन्वर्ट किस में हो गया? ब्लू में। और यहाँ ब्लू लिटमस पेपर था और कोई सब्सटेंस मिलाया, कन्वर्ट हो गया रेड में। तो कैसे पता चलेगा? तो देखो, वो रेड था और कन्वर्ट हो गया ब्लू, रेड था कन्वर्ट हो गया ब्लू, कन्वर्ट हो गया ब्लू, कन्वर्ट हो गया ब्लू, ब्लू 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 में कन्वर्ट हो गया ब्लू, बी से ब्लू, बी से ब्लू और बी से बेस। मतलब जो आप सब्सटेंस लिए हैं वो क्या है? बेस है। बी से ब्लू और बी से बेस। और ब्लू था और कन्वर्ट हो गया रेड, रेड माने लाल, और लाल माने लाल, लाल खून रहता है, लाल खून, लाल खून, खून का रंग देखो समझने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम पूरा टेंशन दिमाग में दे दे खून उन बोल के। खून का रंग कैसा होता है? लाल, खून का रंग। तो ब्लू था और कन्वर्ट हो गया लाल में, मतलब अच्छा खासा ब्लू ब्लू था और कन्वर्ट हो गया लाल में, मतलब एकदम पूरा खून जैसा लाल हो गया। और वो तो तभी हो सकता है ना जब उस पर पड़ गया होगा एसिड उसिड। अब बेचारा ब्लू था और उसके ऊपर कोई एसिड उछल दिया, तो एसिड उछल जाएगा तो अगर चमड़ा उमड़ा पूरा जल जाएगा, और चमड़ा जल गया और हो गया कैसन? रेड हो गया। तो ब्लू लिटमस पेपर अगर एसिड के संपर्क में आता है तब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड। मान लो कि अगर यहाँ पे एसिड नहीं रहता, सपोज दैट ब्लू लिटमस पेपर बेस के संपर्क में आता तो ब्लू ही रहता, अगर सॉल्ट के संपर्क में आता तो भी ब्लू रहता। ब्लू लिटमस पेपर सिर्फ एसिड के संपर्क में आएगा तभी रेड बनेगा। जैसे रेड लिटमस पेपर बेस के संपर्क में आएगा तभी ब्लू बनेगा। मान लो कि रेड लिटमस पेपर है और बेस के बजाय एसिड, देखो बी से बेस और बी से ब्लू, तो अगर ब्लू हो गया मतलब बेचारा रेड था, अब ब्लू क्यों हो गया? तो बी से ब्लू मतलब क्या इस्तेमाल हुआ होगा? बेस, तभी तो बेस इस्तेमाल हुआ। तो हम बे मतलब बी है, हम यहाँ बी हैं तो यहाँ पर भी बी लेके आएंगे, बी से बेस, बी से ब्लू। वैसे कहता है ब्लू जो था वो लाल लाल हो गया एकदम पूरा खून के जैसा। तो ऐसा तो तभी हो सकता है कि ब्लू आखिर लाल कैसे हो गया? जाहिर से बात है कि वो जल गया होगा एसिड से। तो ब्लू अगर रेड में कन्वर्ट हुआ मतलब ब्लू रेड में कन्वर्ट हो गया, मतलब ब्लू में क्या मिला है? एसिड। यानी एसिड को चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? देख कर बताइए। एसिड चेक करना है तो किस लिटमस पेपर का इस्तेमाल करेंगे? ब्लू। अगर कोई रेड के इस्तेमाल कर लिया, अरे तो रेड ही रह जाएगा। तो अगर रेड ही रह गया तो आप एकदम कन्फर्म बोल दीजिएगा कि वो एसिड है। अरे सॉल्ट भी हो सकता है। देखो यहाँ पर, यहाँ देखिए करने के लिए यार मार्कर, एजा देखो, जैसे रेड देख रहे हैं ना, अगर बाय द वे यहीं पे समझते हैं एजा पे,
अगर रेड है, अब बाय द वे रेड जो है एसिड के संपर्क में आ जाए, एसिड क्या मान लो कि सॉल्ट के संपर्क में आ जाए, तो रेड जो है ना वो रेड ही रह जाएगा। तो आप रेड का इस्तेमाल एसिड चेक करने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रंग नहीं बदला तो आप एसिड कह सकते हैं, कन्फर्म हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है। जैसे आप ब्लू के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ब्लू के इस्तेमाल से क्या चेक कर सकते हैं, एसिड। अगर बाय द वे ब्लू में कोई घोल दिया बेस या सॉल्ट घोल दिया, तो ये क्या रह जाएगा, ब्लू। तो आप ब्लू का इस्तेमाल बेस चेक करने के लिए नहीं कर सकते, क्यों? अगर ब्लू का रंग नहीं बदला, ब्लू ही रह गया, तो आप बेस नहीं कह सकते एकदम कन्फर्म, हो सकता है सॉल्ट भी हो। तो रेड लिटमस पेपर का यूज किस लिए किया जाता है, एसिड या बेस चेक करने के लिए? बेस, क्योंकि जब रेड बेस के संपर्क में आएगा तभी वो क्या बनेगा, ब्लू। और ब्लू लिटमस पेपर का इस्तेमाल हम लोग किसका चेक करने के लिए करते हैं, क्योंकि एसिड के संपर्क में आएगा तभी बेचारा ब्लू से क्या हो जाएगा, लाल। तो ये ध्यान रखना, इसको लिखिए फिर लैंग्वेज में लिखाते हैं। इसको पहले लिख लो फिर लैंग्वेज में बोलते हैं। अगर आपसे कहेगा कि लाल लिटमस पेपर के बारे में बताइए तो क्या बोलिएगा? लाल लिटमस पेपर कह सकते हैं कि क्या बोलेंगे, वैसा मतलब ऐसे कह सकते हो लाल लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर किसके संपर्क में आता है, खुद बोलो। लाल का इस्तेमाल किसके लिए, बेस। तो लिखेंगे लाल लिटमस पेपर या लाल लिटमस पत्र क्षारक के संपर्क में आने पर क्षारक के संपर्क में आने पर कैसा हो जाता है, नीला, ब्लू हो जाता है, नीला हो जाता है। जबकि नीला बताइए, नीला लिटमस पत्र या नीला लिटमस पेपर एसिड के संपर्क में आने पर रेड हो जाता है, एसिड के संपर्क में आने पर रेड हो जाता है। हो गया। यानी लाल लिटमस पेपर का यूज हम लोग किसके चेक के लिए करते हैं, किसको चेक करने के लिए, बेस को, कि बी से बेस। और अगर ब्लू हो गया तो आर से शुरू था और बी क्यों हो गया, क्योंकि बेस मिलाया गया होगा। और ब्लू था वो लाल लाल कैसे हो गया, लाल लाल उसका रंग कैसे हो गया, पूरा एकदम खून की तरह, यानी उसके ऊपर क्या डाल दिया होगा, कोई एसिड डाल दिया होगा। तो ब्लू लिटमस पेपर का यूज हम लोग करते हैं एसिड को चेक करने के लिए। रेड लिटमस पेपर का हम लोग यूज करते हैं बेस, क्योंकि रेड में जैसे ही बेस मिलाएंगे मतलब बी मिल गया तो ब्लू हो जाएगा, और ब्लू का कलर रेड हो गया मतलब कि उसके ऊपर एसिड डाल दिए। एक चीज़ इसको भी लिख लीजिएगा कि रेड लिटमस पेपर अगर एसिड के संपर्क में आता है या सॉल्ट के संपर्क में आता है तो उसका कलर नहीं चेंज होगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर बेस के संपर्क में आता है या सॉल्ट के संपर्क में आता है तो उसका कलर नहीं चेंज होगा, ये ध्यान रखना। और एक चीज़ और याद रखिएगा, लिटमस पेपर जिस पेड़ से कपड़ता है, लिख लो,
नोट में नीचे लिख लीजिएगा, लिटमस पेपर के बारे में नीचे लिख लीजिएगा कि लिटमस पेपर या कह सकते हैं लिटमस विलियन का वास्तविक रंग बैंगनी होता है, वास्तविक रंग बैंगनी होता है, या शुरुआती में उसका रंग बैंगनी होता है। लिटमस पेपर का वास्तविक रंग बैंगनी होता है। जब यह पौधे से निकाला जाता है, तो न तो यह अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। जब यह पौधे से निकाला जाता है तब यह न तो अम्लीय होता है और न तो क्षारीय होता है। जब यह पौधे से निकाला जाता है तब यह ना तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। लिटमस पेपर जब पौधे से निकाला जाता है तो न तो यह अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, ना तो यह अम्लीय होता है ना ही, और उस वक्त इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, इसमें फिल्टर पेपर के टुकड़े को डाल दिया जाता है या डालकर सुखा दिया जाता है। इसमें फिल्टर पेपर के टुकड़े को डालकर सुखा दिया जाता है। इसमें फिल्टर पेपर के टुकड़े को डालकर सुखा दिया जाता है। इसमें फिल्टर पेपर के टुकड़े को डालकर सुखा दिया जाता है, जिससे हमें लाल लिटमस पेपर या नीला लिटमस पेपर प्राप्त होता है। लाल लिटमस पत्र या नीला लिटमस पत्र हमको पेड़ से नहीं मिलता है। जो पेड़ से मिलता है उसका रंग कैसा होगा? बैंगनी। हम इसमें फिल्टर पेपर को चिपका देते हैं, या फिल्टर पेपर क्या लिखे हैं? सुखा देते हैं। फिल्टर पेपर डालकर उसको सुखा देते हैं तो ये लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर हमको मिलता है। लेकिन जब यह पेड़ से कबड़ता है या उखाड़ा जाता है या पेड़ से छिला जाता है, उस वक्त इसका रंग बैंगनी होता है, और उस वक्त ना तो यह अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। रेड लिटमस पेपर का हम लोग इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? बेस चेक करने के लिए। और ब्लू लिटमस पेपर का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? सोचना है कि ब्लू रेड में कन्वर्ट हो गया, तो ब्लू रेड में काहे कन्वर्ट हो गया? अगर ब्लू रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो ब्लू था, अब पूरा लाल हो गया एकदम खून के जैसा, यानी उसके ऊपर क्या कोई डाल दिया? एसिड डाल दिया। और जो पहले से रेड था वो ब्लू में कैसे कन्वर्ट हो गया? तो बी से ब्लू, यानी कि बी से उसमें बेस मिला होगा। तो रेड लिटमस पेपर का यूज हम लोग बेस चेक करने के लिए करते हैं, ना कि एसिड या सॉल्ट, क्योंकि एसिड सॉल्ट में इसका नहीं रंग बदलेगा। और अगर रंग नहीं बदलेगा तो हम ही थोड़ा कह सकते हैं कि एसिड है, हो सकता है वो सॉल्ट है। आप सॉल्ट भी कंफर्म नहीं कर सकते, हो सकता है कि एसिड रहे, तो गारंटी नहीं है। लेकिन अगर रंग बदल गया तो गारंटी है कि वो बेस था। ब्लू लिटमस पेपर का अगर रंग बदल गया तो गारंटी हो जाता है कि वो एसिड था। तो आज बताएं कौची हम इंडिकेटर से भी पहले दिमाग पे जोर डालिए कि एग्जाम्पल बताएं। किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के। तो पहले तो एग्जाम्पल बताए हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के, फिर वीक एसिड और वीक बेस के एग्जाम्पल। पहला टॉपिक जो कि एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। दूसरा टॉपिक क्या बताएं? सूचक, इंडिकेटर्स। उसके बाद इंडिकेटर्स बताने के बाद इंडिकेटर्स के टाइप, और फिर टाइप के बाद भी उन दोनों के डेफिनेशन, या कहो कि टाइप से बताने के बाद लिटमस पेपर पे आ गए। लिटमस पेपर कई तरह के? 2 तरह के। कौन कौन? लाल हो गया और नीला हो गया। तो आज यहीं तक, बाकी फिर कल आगे चलेगा। फिनोप्थलीन है, प्याज का क्या बोलते हैं उसको, रस है, लौंग का तेल, वो सब कल। मिथाइल ऑरेंज है, वो सब कल बताना है।